हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, एक कहानी यह भी, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। चलिए आज इस कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ की रूपरेखा, यानी पाठ के बारे में क्या बताया गया है, किन चीज़ों के विषय में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मकथ है। आत्मकथ यानी अपने जीवन के बारे में लिखा है इन्होंने, जिसमें आत्मपरक शैली का प्रयोग किया गया है। लेखिका ने इसमें ऐसे व्यक्तियों और घटनाओं के विषय में लिखा है जिनका संबंध उनके लेखकीय जीवन से रहा है। लेखिका अपने जीवन में उन सभी चीज़ों से लिखा है जो जो चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में देखा है, जिन कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना किया है। लेखिका ने अपने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं और विशेष रूप से अपने पिताजी तथा कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया है। लेखिका जब क्या थी, किशोर थी, यानी जब उनका क्या था, 15 16 17 साल की थी, तब के जीवन से घटनाएं जो जो हुई उनके घर पर, उसको लिखा है। और अपने पिता के बारे में लिखा है। और क्या लिखा है, जो उनकी कॉलेज की जो अध्यापक यानी जो टीचर थी शीला अग्रवाल, उनके बारे में बताते हुए लिखा है। लेखिका द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में की गई भागीदारी में उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का स्वरूप प्रशंसनीय है। और लेखिका ने बहुत सारे आंदोलन में भाग लिए हैं और उन सभी का वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लेखक का परिचय, ठीक है, जो मनु भंडारी का परिचय दिया गया है। तो केवल इसे हमें पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसे केवल बस दिमाग में रखना है, लेकिन ये एग्जाम में हमें पूछा नहीं जाएगा, तो इसे हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं पाठ का सार क्या है, यानी पाठ का जो मेन हेडिंग है उसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेखिका की मध्य प्रदेश और अजमेर की यादें, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो मध्य प्रदेश है, लेखिका की जन्मभूमि है। जन्मभूमि का मतलब यहाँ पे लेखिका पैदा हुई थी। और अजमेर, जैसे होता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया था उनके परिवार में, तो वो अजमेर यानी राजस्थान के अजमेर में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं। लेखिका ने अपने जन्म स्थान गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान स्थित अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से जुड़ी बहुत सारे बातों को याद किया है। लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था, भानपुरा में हुआ था, और जिला कौन सा है, मंदसौर में है। लेकिन उन्होंने जब समय के साथ साथ उनके परिवार का विकास हुआ तो कहाँ पे आ गई, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में आ गई, जहाँ उनका 2 मंजिला मकान यानी 2 तल वाला मकान था, वहाँ पर रहती थी और उन्हीं की बातों को याद किया है। अजमेर के इसी 2 मंजिले मकान में ऊपरी तल पर उनके पिता अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ लिखते रहते या डिटेक्शन देते रहते। लेखिका के जो पिताजी थे वो क्या थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो क्या करते थे, पत्र पत्रिकाएं और बहुत सारी किताबें अपने घर में रखते थे। तो उनके अगर जो उनका 2 मंजिला था वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे कुछ किताबें पढ़ते रहते थे या दूसरों को डिटेक्शन यानी कुछ न कुछ कहते रहते कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है, अपने जो उनके बच्चे थे उनको। नीचे के कमरे में, अब देखिए ऊपर उनके पिताजी रहते थे, अब नीचे कौन कौन रहता था, उनकी माँ, भाई बहन, ये सब रहते थे, ठीक है। हमारी माँ सवेरे से शाम तक सभी की इच्छाओं और पिता की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहती थी। उनकी माँ क्या थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेखिका की जो माँ थी वो सुबह से लेकर शाम तक जो उनके बच्चे थे उनका जो जो भी कहते थे कि मम्मी ये कर दो, तो वो करती थी काम, ठीक है। और पिताजी जो उनके जो भी कहते थे उनकी सभी लोगों का काम करती रहती थी। अब हम लोग देखते हैं कि पिता का अतीत एवं वर्तमान, यानी लेखिका के पिताजी पहले क्या करते थे और वर्तमान में अब क्या क्या करते हैं। देखिए लेखिका के पिता पहले कहाँ रहते थे, पहले रहते थे मध्य प्रदेश,
अब देखिए, लेखिका के पिता अजमेर आने से पहले मध्य प्रदेश के झंझौर में रहते थे, इंदौर में रहते थे, ठीक है, जहाँ उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, उनका बहुत सारा नाम था, ठीक है। वह अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों से भी जुड़े थे, ठीक। उन्होंने शिक्षा का न केवल उपदेश दिया बल्कि बहुत से विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया, जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों पर भी पहुँचे। देखिए, उनके पिता जो थे बहुत ज़्यादा सामाजिक यानी अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक में उनका दबाव था, ठीक है, दबदबा था। तो क्या किया उन्होंने, और शिक्षा पर जोर दिया, तो उन्होंने अपने कुछ विद्यार्थियों को अपने घर में बुलाया और उन्हें पढ़ाया, और वो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे पदों पर चले गए, यानी अच्छी अच्छी नौकरियां करने लगे, ठीक। यह सब उनकी खुशहाली के दिनों की बात है, जब उनकी दरिया दिली की चर्चे में खूब होते थे। ये सब कब की बातें हैं, जब वो क्या करते थे, जब वो कमाते थे, तब उस समय लोग उनकी दरिया दिली यानी ये सब जो चीज़ें करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उनके चर्चे होते रहते थे। एक ओर वे अपने बहुत कोमल और संवेदनशील तथा दूसरी ओर वे बहुत क्रोधी और अहंवादी व्यक्ति थे। एक ओर कोमल यानी जो बच्चे थे उनको लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ही नरम दिल के थे, पर दूसरी ओर बहुत ज़्यादा क्रोधी थे, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। अब देखते हैं, ये तो पिता की जो बातें हैं अतीत की, यानी जो पिताजी पहले थे। अब पिता का वर्तमान यानी अब उनका कैसा विचार है, कैसा दिमाग रहता है, इसमें हम लोग देखेंगे। लेखिका ने स्वीकार किया कि उनके पिताजी अंदर से टूटे हुए व्यक्ति थे, जो बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से अजमेर आ गए, और केवल अपने बलबूते उन्होंने अपने अधूरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार को पूरा किया। देखिए, लेखिका के पिता क्या थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका यानी रुपये पैसे की जो तंगी होती है उससे गुजरना पड़ा। इससे उन्हें गुजरना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश वाला जो उनका अध्ययन का कार्य था उसको करते रहे। इस कार्य ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो दी, किंतु अर्थ नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और उनकी सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच में परिवर्तित होती चली गई। किंतु उनका अहंग इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे अपने बच्चों को आर्थिक विवशता के विषय में बताएं। देखिए देखिए जो वो क्या कार्य करते थे, बहुत ही अच्छा अध्ययन वाला कार्य करते थे, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का अध्ययन करते थे, और तो इन्होंने इस कार्य ने उन्हें बहुत समाज में इज्जत दिया कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर किसी ने उन्हें अर्थ नहीं दिया। अर्थ का मतलब है यहाँ धन नहीं दिया, पैसा रुपया नहीं दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय होती चली गई, सुधार नहीं हुआ, ठीक है, और दयनीय होती चली गई। अब भाई देखिए, अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, और ख़राब होती चली जाएगी। वही लेखिका के पिताजी का भी ये हुआ, और इस कारण वो जो पॉजिटिव सोचते थे वो निगेटिव में चली गई उनकी सोच, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कभी ये जाहिर नहीं होना दिया कि हम आर्थिक विवशता में जी रहे हैं, यानी हम आर्थिक तंगी में, यानी हमारा जीवन जो है बहुत ही दुख मतलब कि गरीबी में कट रही है। लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व। अब देखते हैं लेखिका के पिताजी का व्यक्तित्व कैसा था, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। लेखिका को प्रतीक होता है कि उनके व्यक्तित्व में उनके पिता की कुछ कमियां और कुछ खूबियां तो अवश्य ही आ गई हैं, जिन्होंने चाहे अनचाहे उनके भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया, ठीक है। लेखिका कह रही हैं कि जो पिता का व्यक्तित्व है, यानी जो पिताजी की जो चीज़ें हैं वो उनके में आ गई हैं। जैसे होता है ना, एक बच्चे से पिता का अपने बच्चों पर असर आता है, वैसा ही उन्हें लग रहा है लेखिका को कि हम जो पिता की बातें मतलब पिता की जो चीज़ें हैं हमारे अंदर आ गई हैं। लेखिका का रंग काला है तथा बचपन में वह दुबली और मरियल सी थी। यानी लेखिका का रंग कैसा है, काला है, और वह बहुत ज़्यादा दुबली पतली और मरियल यानी कमज़ोर
सी दिखती थीं, ठीक है। उनके पिता को गोरा रंग पसंद था। यही कारण था कि परिवार में लेखिका के 2 वर्ष बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में उनकी तुलना की जाती थी। लेखिका के पिता को जो गोरा रंग है वो अच्छा लगता था, यानी उन्हें पसंद था। पर जो लेखिका की बहन, ठीक है, गोरी थी तो उन्हें ज़्यादा सम्मान मिलता था और लेखिका का तिरस्कार किया जाता था, ठीक है। इससे लेखिका के भीतर हीन भावना उत्पन्न हो गई जो आज तक है। जैसे आपके परिवार में कोई भी 2 आदमी रहेगा, ठीक है, एक को माना जाएगा, एक को नहीं माना जाएगा, तो क्या होगा, आपके अंदर हीन भावना आएगा कि उसको सब लोग मानते हैं, हमें क्यों नहीं। यही लेखिका के अंदर भी आ गई, ठीक है। इसी का परिणाम रहा कि इतना नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनकी लेखकी उपलब्धि की प्रशंसा की जाती तो लेखिका संकोच से समटने और गड़ने लगती है। देखिए, लेखिका जैसे इस दबाव में होता है ना कि हम काली हैं तो उसका इज्जत उतना नहीं होता है, उसी प्रकार से होने लगा। तो लेखिका का जब बहुत ज़्यादा नाम हो गया, सम्मान हो गया, फिर भी उसे यह बात बचपन की खलती रही कि मेरा बचपन में किस प्रकार से तिरस्कार होता रहता था। चलिए अब लोग हम देखते हैं पिता के विपरीत स्वभाव वाली माँ। चलिए अब लोग हम लोग देखते हैं पिता के विपरीत स्वभाव वाली माँ। देखिए, जैसा उनके पिता थे उनके स्वभाव के विपरीत उनकी माँ थी, ठीक है। देखिए कैसे। लेखिका की माँ का स्वभाव अपने पति जैसा नहीं था, ठीक है। वे एक अनपढ़ महिला थी। देखिए, लेखिका के जो पिता थे वो क्या थे, बहुत पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो माँ थी वो अनपढ़ थी, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी। वे अपने पति के क्रोध को चुपचाप सहते हुए स्वयं को घर के कामों में व्यस्त रखती थी, ठीक है। जब उनके पति या लेखिका के पिता क्रोध करते थे तो उन्हें सहती रहती थी और उन्हें घर के कामों में लगी रहती थी। अनपढ़ होने के बाद भी लेखिका की माँ धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति वाली थी। उन्होंने अपने पति की हर ज्यादती अत्याचार को अपना भाग्य समझा। उन्होंने परिवार में किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि जहाँ तक हो सका दिया ही है। उन्होंने जब उनके पिताजी उन पर अत्याचार करते थे तो उन्हें सहती थी और सोचती थी कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है, और किसी से कुछ मांगती नहीं थी बल्कि सबको देती ही रहती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सहानुभूतिवश भाई बहन का लगाव तो माँ के साथ था, किंतु लेखिका कभी उन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। यानी लेखिका कभी नहीं चाहती कि वो अपनी माँ की तरह बने और अपने पति और अपने बच्चों का जो है अत्याचार, मतलब एक तरह से उनके जो अत्याचार हो रहे हैं उसको सहे। लेखिका का परिवार और पास पड़ोस। देखिए, अब लेखिका के परिवार के बारे में और उनका आस पड़ोस में कैसे लोग रहते थे इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जिस समय उनकी सबसे बड़ी बहन का विवाह हुआ उस समय लेखिका लगभग 7 साल की थी। इतनी छोटी थी कि जब उनकी सबसे बड़ी बहन का शादी हो रहा था तो वो बस 7 साल की थी। अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ, जो बहुत ज़्यादा गोरी थी, उनके साथ लेखिका ने लड़कियों के सारे खेल खेले, ठीक है। वैसे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, वैसे इन्होंने भी खेल खेले। वैसे तो उन्होंने लड़कों वाले खेल भी खेले, किंतु भाई घर में कम रहा करते थे, ठीक है, इसलिए वह लड़कियों वाले खेल अधिक खेल सकी। उनके भाई जो थे वो घर में कम रहते थे, इसलिए वो क्या करती थी, लड़कियों वाले ज़्यादा गेम खेलती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी।
बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। मोहल्ले के दूसरे घर में भी परिवार का हिस्सा समझे जाते थे। उस समय ऐसा समय था कि हम आपके घर आ सकते हैं, आप हमारे घर आ सकते हैं। एक दूसरे के घर को ही अपना घर समझा जाता था। इस प्रकार का सबका व्यवहार था। उस समय पड़ोस का दरिया आज की तरह सीमित नहीं था। आज तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सिमट कर रह गया है। आजकल लोग क्या है कि ये मेरा है, मैं इतने में रहूँगा, आपका जो है आप अपने में रहिए। इस प्रकार से चीज़ें हो गई हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लोग एक दूसरे के घर को अपना घर ही समझते थे। अब देखते हैं 40 के दशक में लड़कियों के विवाह की आयु एवं योग्यता क्या रहती थी। उस समय लेखिका इस पाठ में वर्णन किया है। 40 के दशक में लेखिका के परिवार में लड़कियों के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी 16 वर्ष की उम्र और मैट्रिक तक की शिक्षा। यानी लड़कियों का विवाह जब 16 साल की हो जाए और मैट्रिक यानी 10 में पढ़ने लग जाए, 10 पास कर ले, तो क्या उनका विवाह कर दिया जाएगा। ऐसा उस समय का रिवाज था। वर्ष 1944 में लेखिका की बड़ी बहन ने यह योग्यता पाई, जो बहुत ज़्यादा गोरी थी। योग्यता जब पाई तो शादी करके कोलकाता चली गई। बची अब लेखिका। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार लेखिका को अपने वजूद का एहसास हुआ, जब पिताजी का ध्यान लेखिका की ओर गया। उनकी बड़ी बहन भी चली गई और उनके भाई भी दोनों बड़े चले गए। तो अब क्या अकेली बची कौन, लेखिका। तो उनके पिता का ध्यान उनके ऊपर गया कि अब इनको पढ़ाना लिखाना ही रह गया है और ज़्यादा बच्चे हमारे घर पर नहीं हैं, बस एक ही है, तो इसको पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया जाए। अब देखते हैं पिताजी का लेखिका से आग्रह। क्या आग्रह करते हैं वो अपनी लड़की से, पिताजी, ठीक है, यानी लेखिका से। जिस उम्र में लड़की को स्कूली शिक्षा के साथ सुघर गृहिणी, ठीक है, यानी कैसे खाना पकाना है, कैसे कपड़ा धोना है, कैसे अपने पति की देखभाल करनी है, ये सब सिखाया जाता है, ठीक है। और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे सिखाए जाते थे। उस समय पिताजी का आग्रह रहा करता था कि लेखिका रसोई नामक भटियार खाने, रसोई के कामकाज से दूर ही रहे, क्योंकि उनके अनुसार वहाँ रहना अपनी प्रतिभा और क्षमता को भट्टी में झोंकना था। उनके पिताजी का मानना था कि तुम जो खाना बनाने वाला घर होता है, ठीक है, रसोई घर, वहाँ पर तुम न जाकर अपनी जो प्रतिभा है, जो अपनी क्षमता है, पढ़ने लिखने की कला है, उसको विकसित करो, ठीक है। पिताजी के पास कई पार्टियां, संगठन के व्यक्ति आते और उनके बीच घंटों तक बहस हुआ करती थी। कई पार्टियों के लोग आते थे और उन सभी में थोड़ा बहुत इधर उधर बहस होती थी। किस पर, कि क्या चल रहा है देश विदेश में, ठीक है। लेखिका जब चाय पानी या नाश्ता देने के लिए जाती तो उनके पिताजी उन्हें यह कहते हुए बैठा लेते कि वह भी सुने और जाने कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। अब भाई जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग उनके घर में आते थे, तो जब वो चाय पानी के लिए जाती थी, नाश्ता देने के लिए उन लोगों को, तो वो अपने पास बैठा लेते थे और कहते थे कि बैठकर देखो और सुनो कि देश भर में क्या चीज़ें हो रही हैं। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का महत्व। शीला अग्रवाल कौन थी, हमने पढ़ा था कि उनकी जो प्राध्यापक थी, यानी जो उनकी टीचर थी, उन्होंने अपने लेखिका के जीवन में कौन सा अच्छाई के बीज बोए, ये देखते हैं। वर्ष 1945 में लेखिका ने हाई स्कूल पास करके सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जो पिछले वर्ष ही कॉलेज बना था। कॉलेज का मतलब होता है कॉलेज, ठीक है। उस समय मतलब कॉलेज को, ठीक है, आज के लोग कहते हैं कॉलेज, लेकिन उस समय कहते थे कॉलेज, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया, ठीक है। लेखिका ने प्रवेश लिया। उस समय उनका परिचय शीला अग्रवाल से हुआ, जो हिंदी की प्राध्यापिका थीं,
ठीक है। हिंदी पढ़ाती थी मैम जो थी शीला अग्रवाल मैम उनकी, ठीक है। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका का वास्तविक रूप से साहित्य से परिचय करवाया और मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने को बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखिका ने साहित्य जगत के कई प्रसिद्ध साहित्यकारों प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण आदि को पढ़ा। यानी जो उनकी लेखक मतलब उनकी जो टीचर थी शीला अग्रवाल, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे साहित्यकारों से उनको परिचय करवाया और कहा पढ़ने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित किया। शीला अग्रवाल ने न केवल लेखिका का साहित्यिक दायरा बढ़ाया बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर लेखिका ने देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला शुरू किया था उसे सक्रिय भागीदारी में बदल दिया, जिस कारण वह स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने लगी। अब उन्होंने देश विदेश के बारे में जाना कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो सक्रिय भागीदारी था, ठीक है, जो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने शुरू कर दिया देश की लड़ाई में। अब देखिए यहाँ दिया गया स्वाधीनता आंदोलन और लेखिका के पिताजी। इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन क्या था उस समय। लेखिका के पिता तो यह चाहते थे कि वह उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे जाने समझे, किंतु उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि लेखिका घर से बाहर निकलकर सड़कों पर लड़कों के साथ नारेबाजी करे। लेखिका के पिताजी चाहते थे कि वो जो घर पर उनके जो गैर संगठन वाले लोग आते हैं उनके साथ बैठे और उनके बातों को समझने का प्रयास करे, न कि क्या करे सड़कों पर उतरकर जो लड़के लोग हैं उनके साथ नारेबाजी करे, धरना करे और स्वाधीनता आंदोलन में भाग ले। जब भी उन्हें इस बात का पता चलता वे क्रोध में आग बबूला हो जाते थे, यानी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे लेखिका पे। कई बार ऐसा होता था कि कोई दरिया नूसी पुराने विचारों का समर्थन करने वाला व्यक्ति पिता को भड़का देते थे कि आपकी लड़की ऐसी कर रही है, ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा भड़क जाते थे। यह सुनकर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, किंतु जब उन्हें पता चलता कि उनकी पुत्री को लोग बहुत सम्मान देते हैं तो वे गर्व से भर उठते थे। दो बातें हैं, जो पुराने विचारों वाले लोग थे वो उन्हें भड़काते थे तो भड़क जाते थे, पर जब उन्हें पता चलता था कि मेरी लड़की का इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करते थे। प्रिंसिपल का पत्र और पिता का क्रोध। देखिए एक बार क्या हुआ, एक बार लेखिका के घर पर कॉलेज, ठीक है, से प्रिंसिपल का पत्र आया। क्या आया पत्र में, जिसमें उनकी शिकायत की गई थी। अब जैसे आपके स्कूल पे से भी कोई मतलब आ गया, फ़ोन आ गया घर पर, ठीक है, तो आप भी थोड़ा डर जाएंगे, ठीक है। तो पत्र पढ़ते ही लेखिका के पिताजी नाराज़ हो गए, परंतु जब कॉलेज से लौटे तो उनके क्रोध का स्थान प्रशंसा ने ले लिया था। क्यों ले लिया था? उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उनकी पुत्री को कॉलेज में छात्राएं इतना सम्मान देती हैं कि उनके एक बार कह देने पर अपनी कक्षाओं का बहिष्कार तक कर देती हैं। यानी उनकी पुत्री जो लेखिका हैं वो इतना ज़्यादा उनको सम्मानती हैं कि अगर वो कह देंगी कि आज आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो वो लोग अपनी कक्षाएं छोड़कर उनके साथ आंदोलन करने चले जाएंगे। तो ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वर्ष 1947, अब आज़ादी का समय जो था वो आ गया है और लेखिका का उस समय क्या मत था। वर्ष 1947 के मई माह में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस दिया, जिसमें उन पर लड़कियों को भड़काने और अनुशासन भंग करने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया था। देखिए 1947 का समय आ गया और मई का महीना था।
प्राध्यापक जो शीला अग्रवाल थी वो लेखिका को बहुत ज़्यादा मोटिवेट की थी। अब उन पर क्या हुआ, कॉलेज के लोगों ने अनुशासनहीनता यानी कार्य को सही ढंग से नहीं कर रही हैं और लोगों को भड़का रही हैं, इसका आरोप लगाकर उन्हें कॉलेज से निकालने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो क्या हुआ उस समय देखिए। इसके अतिरिक्त जुलाई माह में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका और 2 अन्य कॉलेज के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। और इसके अलावा क्या की गई, जो लेखिका हैं और उनकी 2 सहेलियां जो हैं उन पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई कि आपको कॉलेज के अंदर नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों को भड़का रही हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा स्वाधीनता आंदोलन कर रही हैं। इस बात पर लड़कियों ने कॉलेज से बाहर रहकर प्रशासन के निर्णय के विरुद्ध खूब प्रदर्शन किए, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज प्रशासन को थर्ड ईयर की क्लासेस पुनः शुरू करनी पड़ी। जब इस प्रकार से उन्होंने खूब प्रदर्शन किया, खूब धरना दिया, ठीक है, कॉलेज के खिलाफ कि आप क्यों मुझे इस प्रकार से निकाल रहे हैं, तो कॉलेज क्या हुआ, थोड़ा उसका मिजाज बदला और उन्होंने थर्ड ईयर की क्लासेस को फिर पुनः चालू कर दिया। ठीक है, उस समय इस खुशी से भी बड़ी खुशी लेखिका को देश को स्वाधीनता मिल जाने की हुई थी और उसी समय हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो जो देश का आज़ादी का खुशी है, देश की स्वाधीनता यानी जो देश की आज़ादी की खुशी है, वो जो हमारा कॉलेज का थर्ड ईयर खुलने से ज़्यादा खुशी उन्हें मिली थी। और इस प्रकार से हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहें, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अपने भेजें और पढ़ें। थैंक यू।